हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो डायरेक्ट टैक्स में हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स चैप्टर, जिसमें मैंने बोला था बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बोलूँ, ये आपको दोबारा फिर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी करना होगा। जब मैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम पढ़ाऊँगा उसमें मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से किया है, यही क्वेश्चन अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से हो तो आपको कैसे करना है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं ये बात बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से भी करना है। अभी इस क्वेश्चन को हम रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको डिटेल दे रखी है मिस्टर सिद्धांत की, जो दिल्ली के हैं, और आपको बोला गया है इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करें और इनका टैक्स पेबल भी कैलकुलेट करें। एग्जाम में कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट से टोटल इनकम पूछा गया है और वो टैक्स पेबल भी कैलकुलेट कर लेता है। आपको एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। टोटल इनकम तक पूछा है तो टोटल इनकम तक ही जवाब देना है आपको, और अगर टैक्स पेबल का पूछा है तो टैक्स पेबल तब भी कैलकुलेट करना है। तो इस बात पे ध्यान रखें हमेशा क्या पूछा गया है। यहाँ टैक्स पेबल भी पूछा गया है, असेसमेंट ईयर 24-25, और ये मानते हुए आपको क्वेश्चन करना है एज्यूमिंग कि इसने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ये नहीं चाहता, तो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की है। ये सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इनकी सैलरी दे रखी है इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस 3,45,000। बोनस मिला, इनको बोनस मिल चुका है। हमने बात की बोनस रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होता है, सैलरी एड में बात की थी। फिर सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर ने सर्वेंट प्रोवाइड किया उसकी सैलरी। तो ये एक तरीके से सैलरी कौन चुकाएगा, एम्प्लॉयर चुकाएगा। तो ये एक तरीके से परक्यूजिट हुआ, ये परक्यूजिट है, ठीक है। तो 12,000 परक्यूजिट। ये कौन सा वाला परक्यूजिट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 वाला है। मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। इस सर्वेंट को सैलरी देना किसकी ड्यूटी बनती थी, एम्प्लॉय की, बट ये ड्यूटी, ये ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया एम्प्लॉयर ने। तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 वाला परक्यूजिट है, ठीक है। फिर इन्होंने रेंट भी पे किया है। ये किराए के मकान में रहते हैं, ये किराए के मकान में रहते हैं, तो इन्होंने अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए किराया भी पे किया है। अब एक बात ध्यान रखें, जो पर्सन रेंट पे करता है, रेंटेड हाउस में रहता है, गवर्नमेंट उनको एटीजी में डिडक्शन देती है। एटीजी, ये बात हमने पढ़ी थी, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। एटीजी में नहीं, एटीजीजी में, एटीजीजी में, एटीजीजी। मैंने आपको याद कराया था कि जीजी को रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एटीजीजी। अब ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं, इसके लिए मैं बाद में कमेंट करूंगा, क्योंकि इसके कॉन्ट्रेरी एक बात आएगी और जिसकी वजह से ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी पढ़ने से लग रहा है हाँ मिल जाएगा, लेकिन बाद में एक कॉन्ट्रेरी बात आएगी जो ये डिडक्शन क्लेम करने से रोकेगी, ठीक है। फिर बिल्स paid by the employer for gas, electricity, water provided free of cost at the above flat। तो क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर ये वाला भी परक्यूजिट दे रहा है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये बिल एम्प्लॉयर ने पे कर दिए। मतलब ये पे करने की ड्यूटी तो एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर ने पे कर दिए। अगेन ये कौन सा परक्यूजिट हो गया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 वाला परक्यूजिट हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। तो अगेन ये भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 वाला परक्यूजिट हुआ, ठीक है। ये परक्यूजिट दो दे रखे हैं, एक तो ये, एक ये, दोनों सैलरी एड में टैक्सेबल होंगे। एम्प्लॉय को सैलरी
ही टैक्सेबल है, बोनस भी टैक्सेबल है, और ये दो परक्यूजिट बता दिए, ये इनको सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे। तो हम देखते हैं सैलरी हेड में क्या क्या देखा हमने। एक तो सैलरी टैक्सेबल हो गई, एक बोनस टैक्सेबल हो गया, और ये दो परक्यूजिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में टैक्सेबल हो गए। अब इसके अलावा सैलरी हेड की और कोई डिटेल नहीं दे रखी है। इसके अलावा आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको सैलरी हेड से रिलेटेड कोई बात नहीं मिलेगी। तो ये सब जुड़ गया तो आपके ग्रॉस सैलरी आ गई। बस स्टैंडर्ड डिडक्शन देना इम्प्लाइड है 50,000, सेक्शन 16 क्लॉज 1A। तो सेक्शन 16 क्लॉज 1A में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, और आपके ये नेट सैलरी GTI ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी। आपको करना क्या है, टोटल इनकम निकालने के लिए पहले GTI निकालनी है। GTI निकालने के लिए क्या करना है, 5 हेड की इनकम अलग अलग निकालनी है। अभी हमने क्या किया, सैलरी हेड की इनकम निकाल दी। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सिद्धांत ने एक फ्लैट परचेस किया इन एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, किसी सोसाइटी में दिल्ली में ही मकान परचेस किया। कितने में, 4,75,000 में। अप्रैल 2015 की बात है। अभी अपना प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 चल रहा है, और अप्रैल 15 की बात बता रहे हैं। इन्होंने मकान, एक फ्लैट परचेस कर लिया था, जो कि इन्होंने फाइनेंस कराया था, लोन कराया था। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से इन्होंने 1,60,000 का लोन लिया था। 15% इंटरेस्ट रेट आपको बताई जा रही है। और आगे आप पढ़ के देखोगे तो लोन रीपे हो जाने की आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में जब भी आपको लोन रिपेमेंट की इंफॉर्मेशन ना दें तो आपको एज्यूम हमेशा यही करना है कि लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे बताइए, इस पर अगर आप इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे 1,60,000 का 15% पर एनम, तो 24,000 इंटरेस्ट बनता है। 24,000 बनता है 1,60,000 पे 15%। तो ये 24,000 इंटरेस्ट का डिडक्शन इनको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में मिल सकता है क्या? हाँ। तो ये मकान इन्होंने एक तो लोन कराया 1,60,000, लेकिन ये मकान खरीदा कितने में था इन्होंने? 4,75,000 में। उसमें से 1,60,000 तो इन्होंने लोन से इंतजाम किया, और बाकी इनकी ओन सेविंग थी 65,000, वो इन्होंने मकान खरीदने में ओन सेविंग लगा दी। और इन्होंने डिपॉजिट ली एक 2.5 लाख की एक बैंक से, टू whom दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 years। इससे क्या समझ आया आपको कि ये फ्लैट इन्होंने उसी बैंक को किराए पर दे दिया 10 साल के लिए। जिस बैंक से इन्होंने डिपॉजिट ली थी 2.5 लाख की मकान खरीदने के लिए, उसी बैंक को इन्होंने रेंट पर ये फ्लैट किराए पर दे दिया, ठीक है। अब बताइए रेंटल इनकम आएगी क्या? हाँ, तो रेंटल इनकम कितनी आ रही है? कह रहे हैं रेंट ये बैंक मिस्टर सिद्धांत को पे कर रहा है कितना? 3,500 रुपए पर मंथ। तो 42,000 पूरे साल का हो गया। तो 42,000 पूरे साल का हो गया। क्या मैं इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल बता दूं? ये रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो रेंट इसको बताते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में 42,000, कितना? 3,500 इंटू 12 महीने। अब इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स सिद्धांत ने पे किया 4,300 पर एनम। सिद्धांत, अगर लैंडलॉर्ड सिद्धांत खुद म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर लेता है, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है, एक्चुअली पेड कर दिया इन्होंने, तो डिडक्शन इनको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में मिल जाएगा। तो आपके जो रेंटल इनकम आ रही थी 42,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आप लेस कर दोगे। फिर इन्होंने हाउस का इंश्योरेंस भी करवा रखा है। अब ये हाउस से रिलेटेड खर्चे आप क्लेम करना चाहोगे हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड आपको हाउस इंश्योरेंस का खर्चा अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ 3 डिडक्शन अलाउ होते हैं, म्युनिसिपल टैक्स,
स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड परमिट्स ओनली 3 डिडक्शंस। तो अगर आपने इस मकान का इंश्योरेंस करवाया है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई, हमें अपने आंसर में इसको कहीं पे भी कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की और बातें मुझे आगे दिख नहीं रही, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड की कैलकुलेशन शुरू करता हूं। जो रेंट रिसीवेबल है उसको मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेता हूं, कारण मेरे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, जब हमें मकान का फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी ना दें, तो जो हमें एक्चुअल रेंट गिवन है उसी को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो 42,000 ये आपके 3,500 इंटू 12 महीने एक्चुअल रेंट 42,000, और म्यूनिसिपल टैक्स सिद्धांत नहीं पे किया, लैंडलॉर्ड नहीं पे किया है, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगी, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का 30% लेस करना इम्प्लाइड है। ठीक है, तो ये डिडक्शन आपको मिल रहा है सेक्शन 24 क्लॉज ए में। तो इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस कर दोगे। वो आपको बताएंगे नहीं चला के, सैलरी एड में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी एड में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपको चला के नहीं बताएंगे, आपको याद होना चाहिए कि लेस करना है। फिर इन्होंने जो मकान के लिए LIC से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट कितना था, 24,000, वो भी लेस कर दीजिए। दोनों डिडक्शन ये लेस हो गए, म्यूनिसिपल टैक्स भी लेस हुआ, इनके आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आगे की कहानी, इनके बिजनेस भी है। तो ही अर्नड 2,700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस, तो सट्टे से इनकम है। और तो ये तो इनकम है इनकी, और लॉस्ट, इनको लॉस भी हुआ कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो ये दो तरीके के स्पेकुलेशन बिजनेस चला रहे हैं, एक है शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस और एक कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो एक में इनको प्रॉफिट हुआ है, ये 2,700 क्या है प्रॉफिट, और 4,200 क्या है लॉस। तो बताइए, स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, ये बात हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर में समझ चुके हैं, सेक्शन 70 और 71 में। हाँ, तो बताइए, ये वाला लॉस 4,200 मैं इस इनकम से सेट ऑफ करा भी दूं अगर, तो अभी भी मेरे पास स्पेकुलेशन लॉस बच जाएगा कितना, 1,500 का बच जाएगा। और आपको ध्यान है, स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट होता है, किसी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। तो ये जो लॉस अभी मेरे पास अनएब्जॉर्ब्ड बच गया 1,500 का, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। स्पेकुलेशन लॉस कौन से सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होता है, सेक्शन 73 में बताया था, OBL 72, OSL सेक्शन 73। तो कमेंट क्या करना है आपको कि ये लॉस हम सेक्शन 73 में नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो बिजनेस हेड का हिसाब हो गया। बिजनेस हेड में आप क्या बताओगे कि ये 1,500 का लॉस रहा, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे सेक्शन 73 में, क्योंकि ये किसी अदर हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता है, स्पेकुलेशन लॉस है। ठीक है, और फाइनल कॉलम में कुछ नहीं लिखना है आपको, फाइनल जो कॉलम है उसमें कुछ नहीं लिखना है। कहीं अगर आपने इसको इस कॉलम में लिख दिया तो गलती क्या हो जाएगी, आप इसको GTI से एडजस्ट कर लोगे। GTI से एडजस्ट करना मतलब अदर इनकम से एडजस्ट करना। हमें पता है स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ होता है, अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। तो यहां पर आउटर कॉलम में आपको नील लिखना है। ठीक है, फिर आगे की कहानी, पॉइंट नंबर D, in the year 2017-18 he had gifted 30,000 to his wife
उसने गिफ्ट दिया था वाइफ को, और 20,000 का गिफ्ट दिया था अपने सन को जब वो 11 साल का था। माइनर, और आज भी माइनर है क्या, चेक कर लो। 17-18 में वो 11 साल का था, तो प्रीवियस ईयर 23-24 का स्टेटस देखो, वो कितने साल का हुआ होगा। 17-18 में 11 साल, 18-19 में 12। इस तरीके से कैलकुलेट मुझे करके बताओ कि 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में वो कितने साल का हुआ होगा। 16। कितने साल का, 16। हाँ, तो अभी भी माइनर है। प्रीवियस ईयर 23-24 में अभी भी माइनर है वो। तो क्या इन्होंने जो माइनर चाइल्ड को गिफ्ट दिया उसकी कुछ क्लबिंग होती है क्या। हाँ, तो क्लबिंग के सेक्शन ध्यान है, माइनर चाइल्ड को इन्होंने ये पैसा दिया। अब एक बात समझें, इनको माइनर चाइल्ड को और इनकी वाइफ को इनसे मिस्टर सिद्धांत से जो गिफ्ट मिला था वो उन्होंने आगे एक थर्ड पार्टी मिस्टर राजेश को एडवांस दे दिया, और मिस्टर राजेश से इनको, इनकी वाइफ को और इनके सन को 19% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। मिस्टर राजेश थर्ड पार्टी है, उससे 19% इंटरेस्ट मिल रहा है इनकी वाइफ को और इनके सन को। बताइए क्लबिंग होगी। माइनर चाइल्ड की क्लबिंग का सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। ठीक है, अब बताइए आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। 20,000 का 19%, 20,000 का 19% कितना हुआ, 3,800। 3,800 मिस्टर सिद्धांत को क्लब हो जाएगा इनके माइनर चाइल्ड को जो इंटरेस्ट इनकम हुई। अब एक बात और समझना, क्या माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट्स में क्लब होती है तो पेरेंट्स उस पर एग्जम्पशन ले सकते हैं क्या। एक एग्जम्पशन मिलता है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1032। तो एग्जम्पशन लेस कर दें इस इनकम में से, अंडर सेक्शन 1032 कितना मिलता है, 1,500 रुपए। 1,500 रुपए। तो इनकी माइनर चाइल्ड की इनकम इफेक्टिवली इनके जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में कितनी इंक्लूड होगी, 2,300 इंक्लूड हो जाएगी। अब एक बात और, इन्होंने जो वाइफ को गिफ्ट दिया था 30,000, वाइफ ने आगे थर्ड पार्टी मिस्टर राजेश को दे दिया, और इनकी वाइफ को मिस्टर राजेश से इंटरेस्ट मिल रहा है 19% की रेट से। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करते हैं, इनकी वाइफ का जो ये इंटरेस्ट है क्या इनको ही क्लब हो जाएगा। वाइफ के स्पाउस की इनकम क्लब होती है, तो उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। एक तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारे अभी तक आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनका रिवीजन है एक तरीके से ये। हाँ, तो 30,000 प्रिंसिपल अमाउंट, उस पे 19% इंटरेस्ट, 5,700। बताइए इसमें कोई एग्जम्पशन मिलेगा क्या। जैसे माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हुई थी तो 1,500 रुपए का एग्जम्पशन मिला था, वो वैसा कुछ स्पाउस की इनकम जब क्लब होगी वैसा कोई एग्जम्पशन मिलता है क्या, नहीं। तो ये पूरा इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो क्लबिंग कितनी होगी, एक तो ये 5,700 स्पाउस को पैसा दिया, उससे इनकम हुई, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 अप्लीकेबल हो जाता है। और माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हुई 3,800, उसमें से तो एग्जाम्प्ट हो गया 1032 में 1,500, बाकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, यह इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। मैंने जब क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने, क्लबिंग रेस्पेक्टिव हेड में होती है। अब ये इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम को हम कहाँ शो करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। तो ये इनकम इधर आ गई। अब एक पॉइंट पर और, एक स्टूडेंट ने एक बार मुझसे पूछा कि सर ये पैसा तो इन्होंने कब दिया, 17-18 में दिया। तो 17-18 में
30,000 पर 17-18 का इंटरेस्ट जुड़ गया होगा, फिर 18-19 का भी इंटरेस्ट जुड़ गया होगा, 20-21 का भी इंटरेस्ट जुड़ गया होगा। तो वो इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के जो अमाउंट आएगा, अभी इस साल का इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे क्या? देखो, कैलकुलेट तो उस पर ही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इनकी वाइफ को ही और इनके माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल होगा। आपको अगर ध्यान हो, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने इसी पर ही कराया था कि जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हर साल होता रहा और इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड होके प्रिंसिपल जुड़ के जो अमाउंट बनता है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगी क्लबिंग अमाउंट निकालने के लिए। जो ओरिजिनल पैसा दिया था ना, उसी पर ही कैलकुलेशन होगी। तो ओरिजिनल पैसा तो कितना दिया था इन्होंने, 30,000 और 20,000, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी पर ही हुई। ठीक है, अगर ये बात आपको ध्यान न हो तो आप क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का मेरा दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में वो आप कर लेना, उससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। वही बात यहां पर रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए, अब मिस्टर सिद्धांत को गिफ्ट मिला 25,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स। तो 4 फ्रेंड हैं, हर फ्रेंड से 25,000 मिला, 25,000 इंटू 4, 1 लाख गिफ्ट इनको टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट अगर मॉनेटरी गिफ्ट होता है, 50,000 को एक्सीड करता है, तो टैक्सेबल हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, सेक्शन कौन सा लगता है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। ठीक है, तो ये 1 लाख आपको अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल बताना है। ठीक है, और इनके अदर सोर्सेज हेड की इनकम आ गई। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है पीपीएफ में। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो एटीसी में डिडक्शन लेंगे इसका। बताओ, सारे हेड की इनकम आ गई, जीटीआई आ जाएगी। जीटीआई आने के बाद ये एटीसी का डिडक्शन, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया उसका डिडक्शन मिल गया, टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम आई तो है, लेकिन लग रहा है बहुत कम है इनकम, इस पर टैक्स बनेगा क्या? हाँ, नॉर्मल टैक्स रेजिम में 2.5 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा, तो 2.5 लाख इस इनकम में से 2.5 लाख माइनस करें, और जो भी इनकम आएगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, 5%। कितना हुआ, 6969 5.5 तो राउंड ऑफ कर देंगे आप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, तो आपका टैक्स आ गया इतना 6970। हाँ, अब 12,500 तक सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है। 87A रिबेट, टैक्स रिबेट 12,500 मैक्सिमम मिलती है। वो बेसिक टैक्स का 100% और मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लेस उतनी मिलती है, तो वो लेस कर देंगे। अब एक अजम्पशन हमें यहाँ लेनी पड़ेगी, अगर हम टैक्स रिबेट लेस करेंगे। क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं बोला गया कि मिस्टर सिद्धांत का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि रेजिडेंट है, क्योंकि 87A की टैक्स रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउ होती है। ठीक है, तो मैं इनको रेजिडेंट मान रहा हूं, इंडिविजुअल तो है ही, रेजिडेंट होना एज्यूम कर रहा हूं, और अपनी अजम्पशन जो भी ले रहा हूं मैं यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो 12,500 मैक्सिमम ये रिबेट मिलती है, इनका बेसिक टैक्स ही बनता है 6,970, तो इतनी इनको रिबेट मिल जाएगी, और बेसिक टैक्स फाइनली 0 हो जाएगा, और 0 पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी हो जाएगा 0, और टैक्स लायबिलिटी फाइनली बन जाएगी 0। अब एक बात पर कमेंट करते हैं। मैंने बोला था कि जो पर्सन रेंटेड हाउस में रहता है वो रेंट पे करता है, तो उसको 80 GG में डिडक्शन मिलता है। अब मुझे इस बात पे कमेंट करना है
कि 80GG में इनको रेंट पेड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, क्यों नहीं मिलेगा? एक बात समझना, किराए 80GG का डिडक्शन मिलने की अगर आप कंडीशंस पढ़ोगे, उस कंडीशंस में दे रखा है कि जिस सिटी में वो किराए का मकान लेकर रह रहा है, जिस सिटी में एसएससी किराए का मकान लेकर रह रहा है, उस सिटी में एसएससी का खुद का, उसके स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का मकान नहीं होना चाहिए। यहां तो एसएससी का खुद का मकान है, तो एसएससी का खुद का मकान जिस सिटी में है, वहां पर मतलब खुद का मकान होने के बावजूद एसएससी दूसरे मकान में किराए पर रह रहा है, तो इस सिचुएशन में 80GG का डिडक्शन नहीं मिलता है। आप 80GG देखो, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में कंडीशंस में पढ़ो। तो चूंकि जिस सिटी में एसएससी का खुद का मकान है, तो फिर वो किराया क्यों भर रहा है? खुद का मकान होने के बावजूद किराया भरता है, 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यह है 80GG का डिडक्शन नहीं मिलने की रीजनिंग, जो आपको क्वेश्चन में कमेंट करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है? क्वेश्चन ये जो 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन शुरू करके बोला कि ये अभी मैंने क्या किया है, रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से सब किया। बाद में जब हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पढ़ेंगे, मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से भी करना चाहिए। अब उसमें क्या फर्क आ जाएगा पता है आपको? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या होता है जैसे इन्होंने ये पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 80C का डिडक्शन, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 80C 80D के डिडक्शन मना हो जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट आपको 7 लाख की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट अलाउ करती है। और पता है आपको इस बार के मैक्सिमम रिटर्न्स डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में फाइल हुए हैं, न्यू टैक्स रेजिम जिसे हम कहते हैं, उसमें फाइल हुए हैं। ठीक है? चलिए, अब बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था होमवर्क है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कराया था। खैर, अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, सारी बातें मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, ये वैसे क्वेश्चन आपको खुद से करने चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी बोला था जस्ट आपको बूस्ट अप करने के लिए, आपको एक्टिवेट करने के लिए, आप में चिंगारी लगाने के लिए मैं आपको दोबारा से ये सब कमेंट्री करके बता रहा हूँ। बाकी बातें तो सारी हो चुकी हैं ये। और क्या होता है, क्लास में बैठते हैं, थोड़ा सुनते हैं, तो दोबारा वो बात आती है सामने, तो हमारा रिवाइज हो जाता है और याद भी रह जाता है। क्या है, एक ही बात आप 2-3 बार पढ़ते हो, समझते हो, वो बात याद रह जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को भी टारगेट किया है। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें क्या करते हैं, पूरे हेड का मसाला भर देते हैं। देखो, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम का भी इफेक्ट आ गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का भी इफेक्ट आ गया, आपसे टैक्स भी कैलकुलेट करवा लिया, आपसे टैक्स रिबेट भी पूछ ली गई, सारे हेड की बात भी हो गई उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 19, रोजी एंड मैरी आर सिस्टर्स, born and brought up at मुंबई। तो इनका जन्म, ये इनका जन्म हुआ है मुंबई में, ये पली बड़ी हैं मुंबई में। रोजी जो है, इन्होंने मेरी शादी कर ली 1987 में, और तब से ये कनाडा में सेटल्ड है। 1987 से 1987 से ये कनाडा में सेटल्ड है। अब ये बात आपको क्या इंडिकेशन देती है कि ये इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो गई हैं। 1987 में यूके में नहीं, कनाडा में जाकर सेटल हो गए, तो ये कौन हो गए, नॉन रेजिडेंट। और मेरी ने मैरिज कर ली और ये मुंबई में ही सेटल्ड है। तो
अब इनके लिए मैं बोल दूं ये क्या है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट जब बोलते हैं ना हम, तो हमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि ये ओआर है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एनओआर है। तो मैं इनको फिर अब क्या एज्यूम करूं, ओआर। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं इनको ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया होना एज्यूम करता हूं। अब इनकी इनकम की डिटेल दे रखी है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। दोनों सिस्टर्स रोजी और मैरी। पहले रोजी का देखते हैं, रोजी और मैरी, चलो दोनों का देखते हुए चलते हैं हम। रोजी और मैरी, रोजी को कुछ नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, मैरी को 60,000 की पेंशन मिली। मैरी क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इनको स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन मिली। क्या स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है तो टैक्सेबल होती है या एग्जाम्प्ट होती है? टैक्सेबल होती है। अब मेरे को एक बात बताइए, इस पे कोई एग्जाम्पशन थोड़ा ना है, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। पेंशन कहाँ टैक्सेबल होती है? सैलरी हेड में। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होती है, पेंशन तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। अब पेंशन अगर सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी ना, तो इनको एक फायदा मिलेगा, क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, तो पेंशन ये सैलरी हेड में अगर टैक्सेबल हुई 60,000, तो इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A। तो इनको मैरी, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना एज्यूम किया मैंने, ये पेंशन आई, इनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया, 10,000 इनके जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो गया। ठीक है। और पेंशन रोजी को भी मिली है, लेकिन वो कैनेडियन गवर्नमेंट से मिली है, इंडिया में नहीं मिली है। सोर्स ऑफ इनकम भी फॉरेन है, और ये नहीं बोला है कि ये पेंशन इनको इंडिया में मिली है। इसका मतलब इन्होंने रिसीव कहां की होगी पेंशन? कनाडा में। इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है और फॉरेन में ही रिसीव हुई है। बताइए, नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है क्या? नहीं। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ये नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम है, इन्होंने ये अर्न भी इंडिया कनाडा में की है और रिसीव भी कनाडा में की है, तो ये इनको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये रोजी पर हम कमेंट कर लेंगे कि ये 20,000 इनको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आगे बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई, मुंबई में लैंड बेची। बताइए, रोजी को भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, क्योंकि इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम का सोर्स इंडिया में है, क्योंकि जमीन इंडिया की है, मुंबई की है, तो रोजी को भी टैक्सेबल होगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला है? ये सेक्शन 112 वाला है, 112 वाला है, लैंड पर हुआ। अरे लिस्टेड शेयर्स पे वगैरह पे होता, यूनिट्स पे होता, वो तो 112A में होता। ठीक है, ये लैंड पर है, 112 हुआ। अच्छा, इस पर टैक्स रेट क्या लगेगी? 20%, 20% लगेगी। ठीक है, तो सेक्शन लगा 112, टैक्स रेट लगी सेक्शन ये क्या टैक्स रेट लगी 20%। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज जिस पर एसटीटी पेड है। बताइए, ये कौन से सेक्शन वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ? 111A। और इस पर टैक्स रेट कितनी होती है? 15%, 15%। तो ये दोनों ही इनको टैक्सेबल है, इनके हम कैपिटल गेन हेड में जाकर ये इनकम रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल गेन हेड में जाकर इनकी ये इनकम हमने रिपोर्ट कर दी, सब टैक्सेबल है ये इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से समझना, इसमें काफी सारी बातें छुपी हुई है जो मैं पहले हालांकि बता चुका हूं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन में आएगा।
कई बार क्या है, हमें बातें पता होती है, लेकिन जब वो बात घुमा फिरा के हमको कोई पूछता है, हम जवाब गलत दे देते हैं। हमें पता होता है, लेकिन फिर भी जवाब एक बार तो गलत हो जाता है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 10,000, मेरी ने इंडिया में पे किया होगा, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा इनको, एटीसी में डिडक्शन की बात हुई। अब ये जो रोजी हैं, इन्होंने 40,000 का लाइफ इंश्योरेंस कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ कनाडा वहां पेमेंट किया है। बताइए इसका इनको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा या नहीं? अब ये बात है दिमाग लगाने की, यहीं पर ही हो जाता है गलत। अब आप एटीसी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A चैप्टर खोल के देखो, पहले पेज पर ही आपको मिलेगा एटीसी डिडक्शन फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट। उसमें आप पढ़ो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी पे करो तो डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन का एलिजिबल एसएससी चेक करो, रेजिडेंट को भी मिलता है, नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है एटीसी का डिडक्शन। अब मैंने वहां देखो जानबूझ के इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कैपिटल लेटर्स में लिखा है, वो इसीलिए लिखा है ताकि वो कैची एक बार पढ़ने के बाद नजरों में फटाफट कैच हो जाए। याद रखने लायक बात है ये। नॉन रेजिडेंट को भी एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, और चाहे उसने ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना पे किया हो। ठीक है, तो इसका इनको डिडक्शन मिलेगा, एटीसी में मिलेगा। ठीक है, और एक चीज मैं एज्यूम करता हूं, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको पता है 20% 10% लिमिट के अंदर होना चाहिए। पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो सम एश्योर्ड का 20%, लेकिन अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है तो सम एश्योर्ड का 10%। ध्यान है, तो यहां पर मेरे को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये पॉलिसी कब की ली हुई है, तो मैं मान रहा हूं लिमिट के अंदर ही प्रीमियम पे हुआ है। ये असम्पशन लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है मैरी ने 25,000। बताइए 80D में डिडक्शन मिलता है इसका, 80D में मिलता है मेडिक्लेम का, तो अच्छा वहां पे मैक्सिमम लिमिट 25,000 ही है ना, और एक केस में एडिशनल 25,000 और मिलती है। हाँ, तो इसका इनको 80D में डिडक्शन मिलेगा। इन्होंने पीपीएफ पे भी डिपॉजिट कराया, तो पीपीएफ में डिपॉजिट कराते एटीसी में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये तो डिडक्शंस की बात होना शुरू हो गई। हमारे पॉइंट नंबर 5 से लेकर 8 तक डिडक्शंस की बातें चल रही हैं। फिर रेंट पे किया, रेंट रिसीव हुआ, इनकम हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई। बताइए इनकम का सोर्स इंडिया में, तो नॉन रेजिडेंट रोजी को भी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो दोनों का ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। अच्छा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लाइड है, बोलो एम्प्लाइड है, तो इनका इनकम बता दिया हमने। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में रेंटल इनकम मिली, मुंबई में हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी थी, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, तो जो एक्चुअल रेंट है उसको ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू वगैरह मानकर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस होना इम्प्लाइड है, तो इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। अब हम देखो जीटीआई तक तो पहुंच चुके हैं, ग्रॉस टोटल इनकम तो निकाल दिए ना। अब बातें जो भी हैं ढंग से समझना। यहाँ पर एक असली जो खेल है, जो डायरेक्ट टैक्स का मतलब स्पेशल फीचर माना जाता है, वो यहाँ बात आपको सामने अड़ेगी, समझना ढंग से।
तो जीटीआई रोजी की कितनी है? 2,22,000। ठीक है, अब बताइए रोजी को कौन कौन से डिडक्शंस मिलने थे? एक तो ये 80,000 का एटीसी में, 40,000 का, एक तो ये, बस। और इसके अलावा और क्या है? डिडक्शन के नाम पर इनको सिर्फ ये एक ही डिडक्शन मिला। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, ये डिडक्शन आप कौन सी वाली इनकम में से मानते हो? आपको ध्यान है मैंने एक बात बोली थी कि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट मिलते हैं, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। तो ये बात आप यहां अप्लाई करोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये 40,000 का जो एटीसी का डिडक्शन रोजी को मिला, ये कौन सी इनकम में से? देखो इन इनकम से में से तो मिल नहीं सकता। कैपिटल गेन हेड की इनकम क्या होती है? स्पेशल इनकम होती है, उसमें से नहीं मिलेगा। तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में से, हाउस प्रॉपर्टी हेड में से क्लेम मानूं क्या? हाउस प्रॉपर्टी हेड से क्लेम मानूं क्या? बताइए। सैलरी तो इनके पास कुछ नहीं है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है उसमें से मैं ये लेस मानता हूं। ठीक है, अब देखो ये 40,000 मैंने इसमें से लेस माना है 42,000 में से। तो बताइए हाउस प्रॉपर्टी हेड की इफेक्टिवली कितनी इनकम टोटल इनकम में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड की कितनी इनकम इफेक्टिवली टोटल इनकम में जाएगी? सिर्फ 2,000 ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ 2,000 ही टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। अब ये 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद इनकी इनकम कितनी है? 1,82,000। 1,82,000। अब इनका हम टैक्स बाद में कैलकुलेट करते हैं, अभी हम बात करते हैं इनकी सिस्टर मैरी के लिए बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मैरी को कौन कौन से डिडक्शन मिलने हैं बताइए? ये 10,000 वाला मिलना है, ये 20,000, ये एटीसी में कितना डिडक्शन हो जाएगा? ये 10,000 और ये 20,000, 30,000। 30,000 का डिडक्शन इनको मिलना है। ठीक है, तो ये 10,000, 20,000, एटीसी में इनको डिडक्शन मिलना है। ध्यान से सुने, 30,000। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ नोटिंग कर रहे हैं कि 30,000 इनको एटीसी में डिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 25,000। 25,000 ये, तो इनके, अब बात ध्यान से सुने, इनका एटीसी का डिडक्शन कितना हुआ? 30,000। एटीडी का कितना हुआ? 25,000। तो इनके चैप्टर 6 से के डिडक्शंस, ये क्या चाह रही हैं कि मेरे को कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 55,000 का। एटीसी में 30,000, एटीडी में 25,000। इन्होंने तो सोच लिया कि इनको 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अब डिडक्शन देते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या? स्पेशल इनकम में से नहीं मिलते हैं चैप्टर 6 के डिडक्शंस। अब देखो इनकी जीटीआई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट शामिल हैं। इनकी जीटीआई है कितनी? 3,31,000। 3,31,000 के अंदर देखो ना, मेजरली तो कैपिटल गेन 3 लाख ही शामिल है। इसके अलावा और कौन सी इनकम शामिल है बताओ? 3,31,000 का मेजर कंपोनेंट तो 3 लाख तो कैपिटल गेन है, और 10,000 सैलरी इनकम है, और हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम 21,000 है। इनकी नॉर्मल इनकम कितनी हुई? इनकी ये नॉर्मल इनकम हुई 31,000। सैलरी हेड का 10,000 और हाउस प्रॉपर्टी हेड का 21,000। इनकी नॉर्मल इनकम हुई 31,000, जबकि इन्होंने नीचे कैलकुलेट कर रखे हैं डिडक्शन कि 55,000 मुझे डिडक्शन मिलने चाहिए। तो बताइए 55,000 का डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल इनकम 31,000 तक ही मिलेगा। मैंने बोला था चैप्टर 6 से के डिडक्शन स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलते। यहां आपसे हो जाती गलती और आप 55,000 पूरा डिडक्शन इनको दे देते, जबकि आपको देना कितना है? 31,000।
ये इस क्वेश्चन की खास बात है। ठीक है, 31,000 ही डिडक्शन मिलना है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, वो जो कैपिटल गेन है ना 3 लाख, ये 3 लाख वाला, ये इधर इनको इफेक्टिवली टोटल इनकम के अंदर आ रहा है। सही है। तो अभी हमने दोनों की टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली है, टोटल इनकम दोनों की कैलकुलेट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा टैक्स पेबल का भी, टैक्स लायबिलिटी का भी पूछा था क्या? हाँ, टैक्सेबल इनकम पूछा था, टैक्स लायबिलिटी का भी पूछा था, और पूछा बोला था ये रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले मैं मिसेस रोजी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूं। मिसेस रोजी की टोटल इनकम कितनी है? 1,82,000। अब कई लोग पता है क्या सोचते हैं, 1,82,000 है। अब यहां एक नया ट्विस्ट आ रहा है, 1,82,000 ही इनकी टोटल इनकम है, 2.5 लाख से बहुत कम है, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। गलत फहमी में मत रहो, ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, आप यहां गलती कर बैठोगे कि इनकी इनकम तो 2.5 लाख से नीचे है, तो इनके जीरो टैक्स बनेगा। नहीं, जीरो नहीं बनेगा, ध्यान से सुनो बात। ये नॉन रेजिडेंट है ना, तो इनको जो 2.5 लाख की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट मिलनी है, 2.5 लाख की मिलनी है, या एज को देखते हुए 3 लाख 5 लाख भी हो सकती है, बताओ? 2.5 लाख वाली मिलेगी। वो 3 लाख 5 लाख वाली एनहांस्ड बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट रेजिडेंट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को मिलती है। ये रेजिडेंट नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट है, इसलिए इनको 2.5 लाख वाली ही मिलनी है। एक बात तो ये फिक्स हुई अपनी, 2.5 लाख वाली मिलनी है। अब एक बात और सोचते हैं, अभी इनकी इनकम 1,82,000 है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 182 के अंदर शामिल क्या है? एक तो मैंने पहले ही बताया था, ये 42,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ये 40,000 का इनका डिडक्शन लेस हुआ, तो इनकी नॉर्मल इनकम कितनी बची? 2,000 ही बची। ये नॉर्मल इनकम है, 2,000 बची। बाकी तो इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये स्पेशल इनकम है। मैंने एक बात बोली थी कि बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट आपको पहले नॉर्मल इनकम में से क्लेम करनी है, बाद में स्पेशल इनकम में से। एक बात और बोली थी, दोबारा उसी तरीके से बोलता हूं मैं, शॉर्टफॉल इन क्लेमिंग बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ को मिलता है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनके बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट में आपको क्या लगता है कि कितनी शॉर्टफॉल रही? आपको मैं बताऊं, ऐसे लग रहा है कि 2.5 लाख तक इनके जीरो टैक्स बनना चाहिए। और इनकी शॉर्टफॉल कितनी रही है, ये कैलकुलेट कैसे करोगे? 2,000 बचा इनके तो नॉर्मल इनकम, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट पहले किससे एडजस्ट करोगे? नॉर्मल इनकम से। तो नॉर्मल इनकम तो इफेक्टिवली वो 2,000 ही है ना इसके अंदर, तो इसके अभी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल कितनी रही? 248। इनके शॉर्टफॉल रही है 2,48,000, और ये पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। क्यों? शॉर्टफॉल इन क्लेमिंग बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, शॉर्टफॉल इन क्लेमिंग बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का एडवांटेज ये कौन एडजस्ट कर सकता है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ ही। ठीक है, अब ये नॉन रेजिडेंट है तो ये शॉर्टफॉल एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो इनको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये शॉर्टफॉल एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कितना देना पड़ेगा? देखो, इनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 1 लाख, और ये सेक्शन 111A वाला 80,000, इस पर अलग अलग कैलकुलेट करो, 1 लाख पे 20%, और 80,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 111A वाला उस पे 15%, ये टैक्स इनके बनेगा। समझे बात? इतनी कम इनकम होने के बावजूद देखो,
1,82,000 इनकम होने के बावजूद इनके टैक्स बनेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। अब ये तो अभी बेसिक टैक्स कैलकुलेट हुआ है, मैंने यहाँ कमेंट कर दिया है वैसे कि ये जो शॉर्टफॉल है इन क्लेमिंग बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट शैल नॉट बी अलाउड टू नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट को अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो इनका 32,000 तो टैक्स बन गया। इनकी अब चेक करो टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है क्या? 50 लाख से ऊपर होती तो क्या होता है इनके, फिर वो सरचार्ज की लायबिलिटी भी बनती। बेसिक टैक्स के बाद हमें सरचार्ज निकालना होता है और सरचार्ज इनके बनेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो बेसिक टैक्स बन रहा है 32,000, इस पे 4% और कैलकुलेट करो, 1280 ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ के इनका फाइनली टैक्स पेबल बन जाएगा 33,280। है मजेदार बात। 1,82,000 की इनकम है, 1,82,000 की इनकम होने के बाद भी इनके टैक्स बन रहा है। चलिए अब इनकी सिस्टर जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं मैरी, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। हमने टोटल इनकम तक तो कैलकुलेशन कर ली थी, टोटल इनकम तक कैलकुलेशन कर ली थी। अब यहां पर एक और मजेदार एडजस्टमेंट समझिए। मेरे को एक बात बताइए, मिसेस जो मैरी हैं वो रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट है। अगर उनको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह जाए तो वो एडजस्ट कर सकती हैं कि नहीं? हाँ कर सकती हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो जो बात आपसे पूछ रहा हूं। इस 3 लाख की इनकम के अंदर इफेक्टिवली क्या इंक्लूडेड है? सिर्फ स्पेशल इनकम शामिल है क्या? हाँ, क्योंकि नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट 31,000 के पूरे डिडक्शन मिल गए, जो नॉर्मल इनकम को पूरा सफा चट कर दिया। डिडक्शन ने पूरी नॉर्मल इनकम को सफा चट कर दिया। अब इनके सिर्फ 3 लाख की स्पेशल इनकम ही शामिल है। अब मेरे को एक बात बताओ, रेजिडेंट बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या इस स्पेशल इनकम पर क्लेम कर ले? हाँ, तो पहले किस में से क्लेम करे? इनका कहना है 3 लाख की मेरी इनकम है टोटल, 2.5 लाख तक की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट मिलनी है मुझे, ठीक है। 2.5 लाख मैं किस में से क्लेम करूं? पहले मेरे तो दोनों ही स्पेशल इनकम है, शॉर्टफॉल मैं यहां एडजस्ट कर सकती हूं क्योंकि इनका कहना है मैं रेजिडेंट हूं, कर सकते हैं। लेकिन पहले किस में से करें? मेरे को एक बात बताओ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट क्या है? 20%, और इस पे क्या है? 15 है। शॉर्टफॉल क्लेम करनी है, पहले किस में से क्लेम करूं? जो इनकम हायर रेट से टैक्सेबल है। अब मेरे को 2.5 लाख की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्लेम करनी है, तो पहले मैं इस इनकम में से क्लेम करूंगा जो मेरे हायर रेट से टैक्सेबल है। अब पीछे कितना बचा? 2 लाख की अभी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट बाकी रह गई, बोलो। देखो मेरे को 2.5 लाख क्लेम करना है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। इस 2.5 लाख में से 50,000 फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ये क्लेम करूंगा क्योंकि ये हायर रेट से टैक्सेबल है। अभी 2.5 लाख में से 50,000 चला गया, बाकी बचा 2 लाख। 2 लाख मैं इसमें से क्लेम करूंगा, सेकंड प्रायोरिटी। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50,000 अभी भी बचा रह जाएगा क्या, जिस पे टैक्स लगेगा? बताओ, 50,000 बचा रह गया जिस पर टैक्स लगना है, और ये सेक्शन 111A वाला है। 15% लगा दूं 50,000 पर, बोलो। 50,000 पर 15% लग गया। अब इनकी इनकम चेक करो, 3 लाख ही है क्या? हाँ 3 लाख है, तो ये 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं क्या? 87A की रिबेट क्लेम करने की कंडीशन क्या होती है?
ये रेजिडेंट है, हाँ है। इनकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये 12,500 87A की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अब इनका टैक्स ही जितना बन रहा है उतना ही क्लेम कर पाएंगे ना, 12,500 तो मैक्सिमम है, तो जितना बन रहा है उतना क्लेम करने के, फाइनली इनका टैक्स कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने किन किन बातों को टारगेट किया कि जो आपके चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं वो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट अलाउ होते हैं, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं। ठीक है, दूसरा, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में जो शॉर्टफॉल रह जाए वो शॉर्टफॉल रेजिडेंट एडजस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कमेंट्री यहां कर ली है हमने। अब ये सब जो भी बातें मैंने बोली यहाँ कमेंट्री के फॉर्म में आपको लिखना है। और एग्ज़ाम में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये जो उनको अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, एडलेस वगैरह, फाइनल फिगर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नीचे कमेंट्री नहीं लिखते हैं। आपने जो जो किया है उनको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए, ये सामने क्यों किया, उसकी रीजनिंग क्या है। क्या है, चेक करने, जो आपकी कॉपी चेक करता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसका एक ईगो होता है मन में कि अगर आंसर अप टू द मार्क नहीं हुआ मैं मार्क्स नहीं दूंगा, तो उसके ईगो को आपको सेटिस्फाई करना होता है। नीचे कमेंट्री ऐसे आप थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब डेकोरेशन करिए थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये करना है आपको होमवर्क। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से प्लस होना चाहिए, 3,60,000 के आगे माइनस दे रखा है, इसको आपको प्लस करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो आरटीपी में आ रखा है, आरटीपी में आ रखा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत किया। जब आप इसका सॉल्यूशन करो तो आपको इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है कि मैंने ये 10/40 क्यों किया, दो जगह किया, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है। अब वो आपको बात तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब एक बात और, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत अभी कमेंट्री करनी है कुछ बातों पर। कुछ एग्जाम में देखिए, एक सीए के लिए क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर राजीव 50 साल के प्रैक्टिसिंग सीए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रखे हैं। अब देखो, ये पीजीबीपी हेड का है वैसे क्वेश्चन, और पीजीबीपी हेड के क्वेश्चंस आप स्टार्ट कैसे करते हो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, फिर आप एडलेस करते हो, एडजस्टमेंट करते हो पीजीबीपी हेड के, और टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हो। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे शुरू नहीं होगा क्योंकि आपको पीएनएल अकाउंट ही नहीं दे रखा है। एक बात बताई थी मैंने, ये मैंने जब पीजीबीपी हेड का लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, लास्ट क्वेश्चन कराया था, ये बिल्कुल वैसे आप इसमें नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट को पकड़कर एडलेस नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। मैंने एक बात बोली थी, प्रोफेशनल पर्सन हो और अगर वो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, प्रोफेशनल अगर कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। अब अगर आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देते तो आप उससे सरप्लस उठाते, वो सरप्लस नेट प्रॉफिट होता और उसमें आप एडलेस कर लेते, वो तो ठीक था। लेकिन अभी यहाँ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं दिया है,
क्या करोगे आप? रिसिप्ट साइड से जो टैक्सेबल इनकम है वो छांट लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। मैंने आपको इस बारे में लिखाया भी था, सेलेक्ट टैक्सेबल इनकम्स फ्रॉम रिसिप्ट साइड लेस डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम पेमेंट साइड, तो इनके टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, आपको उस पैटर्न पे चलना है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, एक बात और चेक करनी पड़ती है आपको। प्रोफेशनल पर्सन होते हैं ना, प्रोफेशनल पर्सन पे एक सेक्शन लगती है। मैंने एक बताया था आपको, पीजीबीपी हेड में सेक्शन 44 एडीए कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को उनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% नेट प्रॉफिट बताना पड़ता है। ध्यान है? ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक बात और समझते हैं। हर क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये डॉक्टर प्रोफेशनल पर्सन है, इसमें आपको क्या नेट प्रॉफिट दे दिया है? नेट प्रॉफिट दे दिया ना, मतलब ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट उठा लो, एड लेस कर लो। ठीक है, यहां पर आपको इनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स देखनी है बिजनेस से। देखो 75 लाख के ऊपर है क्या? एक बात पढ़ने पड़ी थी कि अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसिप्ट्स 75 लाख के ऊपर हो तो वो 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकता। 44 एडीए ऑप्ट नहीं कर सकता, पढ़ा था। 44 एडीए ऑप्ट नहीं कर सकता मतलब क्या? ये 50% नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। 50% नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है। मतलब आप नेट प्रॉफिट उठाओ, एडलेस करो, फिर जो टैक्सेबल आ रहा है उस पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज आप चेंज करें, एक छोटी सी बात जो पीजीबीपी हेड में रह गई थी उसको ठीक करते। पीजीबीपी हेड में जब हमने प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस पढ़ी थी, प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शंस पढ़ी थी ना, वहां पर आओ। मैंने एक बात बताई थी, ये प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन, ये पेज नंबर है आपके 106, पेज नंबर 106। अब एक बात यहाँ पर क्या बोला 44 एडी जब हमने पढ़ा कि आपको अपने टर्नओवर सेल्स वगैरह का 8% नेट प्रॉफिट बताना जरूरी है। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर आपको रिसीव हुआ पैसा, टर्नओवर का पैसा रिसीव हुआ, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिसीव हो गया और अकाउंट पे चेक डीडी डिजिटल मोड से रिसीव हुआ, तो आप 8% के बजाय 6% नेट प्रॉफिट भी बता सकते हो। अब इसमें एक बात थी कि मैंने यहां लिखा कि टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट अगर 3 करोड़ को एक्सीड करे तो आप पर यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको आप 2 करोड़ करिए और उसके बाद एक कमेंट लिखिए। वैसे डायरेक्ट 3 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ है, इसको 2 करोड़ करें, 3 करोड़ को करें 2 करोड़। अब एक नीचे कमेंट लिखें कि अगर ये टर्नओवर का पैसा इनको रिसीव हो अकाउंट पे चेक डीडी से या डिजिटल पेमेंट इनको रिसीव हो, डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वगैरह। ठीक है, ये जो सारी बात यहाँ लिखी हुई है ना, वो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई पेमेंट से रिसीव हो। ठीक है,
तो अगर इस मोड से पेमेंट रिसीव हो तो फिर टर्नओवर लिमिट 3 करोड़ तक भी हो सकता है। ये डायरेक्ट 3 करोड़ नहीं था, बात समझे? अब इस बात को ऐसे समझो, मैंने बिजनेस वालों के लिए ऑडिट कराने की लिमिट क्या पढ़ाई थी? एक और सेक्शन पढ़ा था 44AB टैक्स ऑडिट वाला। उसमें कितना लिखा था? बिजनेस वाले अपनी ऑडिट कब कराए? जब उनका टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट्स 1 करोड़ को एक्सीड करे। उधर 1 करोड़ है, इधर 44AD में घुसने का मौका कितने टर्नओवर वाले बिजनेसमैन को मिलेगा? 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक मिलेगा। अब क्या बात बोल रहे हैं कि अगर इनका ये जो डिजिटल पेमेंट वगैरह है, अब एक बात समझना, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? पेमेंट कौन सा प्रेफरेंस किसको पेमेंट को दी गई है? अकाउंट पे चेक, डीडी, डिजिटल पेमेंट मिले, ठीक है। अगर इनको ये रिसिप्ट कैश में 5% ऑफ टोटल टर्नओवर को एक्सीड ना करे, मतलब इनको अपने टर्नओवर का पैसा 5% पैसा जो मिलना है ना, 5% तक ही कैश में मिला, 5% से ज्यादा नहीं मिला कैश में, ठीक है। तो कंडीशन क्या? ये 5% वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 5% की कंडीशन, 5% से ज्यादा इनको अपने टर्नओवर का पैसा कैश में ना मिला हो तो 3 लाख की लिमिट हो जाएगी। क्या 3 लाख नहीं, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। बात समझे? एक मिनट, ओ मैंने भी गलती कर दी यहाँ पर आप 3 करोड़ करें। अब बात सुनिए दोबारा, मैंने बोला ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ तक है ऑडिट करानी होगी। वो बात हमने 44AB में पढ़ी। 1 करोड़ से एक्सीडिंग, 1 करोड़ से एक्सीडिंग अगर उनका टर्नओवर हो तो उन्हें टैक्स ऑडिट करानी होगी। वो बात हमने पढ़ी 44AB में। लेकिन 44AD के अंदर घुसने का मौका गवर्नमेंट आपको 2 करोड़ तक दे रही है। गवर्नमेंट आपको क्या कह रही है? अगर आप इतना मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर कर दोगे तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक भी हो चलेगा, आप 44AD में घुस सकते हो। और फिर क्या होगा? अगर आप 44AD में घुस गए तो आपसे न तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछी जाएंगी, न ही आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तो आप टैक्स ऑडिट कराने से बच जाओगे। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट 44AD के अंदर घुसने का मौका देने के लिए टर्नओवर को बढ़ा रही है, 1 करोड़ से 2 करोड़ कर रही है कि टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक है, आप 44AD के अंदर चले आओ, फिर आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहेगी। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपके टर्नओवर की रिसिप्ट कैश में 5% से ज्यादा नहीं है, मतलब मोस्टली आप पेमेंट अपने टर्नओवर का सेल्स का पैसा कैसे रिसीव करते हो? अकाउंट पे चेक से, डीडी से, डिजिटल पेमेंट से रिसीव करते हो मोस्टली, और आपका ये टर्नओवर का पैसा 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, तो आपको ये 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? फिर आपका टर्नओवर अगर 3 करोड़ तक भी है तो आप 44AD में घुस सकते हो और आप बोल सकते हो हम इतना मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो फिर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? इसका मतलब जो 3 करोड़ पहले मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, वो 3 करोड़ डायरेक्ट नहीं है, वो 2 करोड़ है। उसको कंडीशनल बेसिस पर 3 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा तभी जब आपकी कैश रिसिप्ट उस टर्नओवर की 5 करोड़ को 5% को एक्सीड ना करे। 5% को, हाँ, अगर आपकी टर्नओवर की कैश रिसिप्ट 5% को एक्सीड कर गई तो फिर आपको 3 करोड़ वाला एडवांटेज नहीं मिलेगा, फिर आपके लिए 2 करोड़ वाला ही क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ये वाला डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ये कंडीशन 5% वाली ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जो 44 ADA है, 44 ADA के अंदर भी मैंने लिखा ग्रॉस रिसिप्ट्स अगर 75 लाख से एक्सीड ना करें, इसकी जगह करिए 50 लाख। 50 लाख है ये, ओरिजिनली 50 लाख तक है। ठीक है। अब इसमें भी वही बातें कि अगर इनको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का पैसा रिसिप्ट होता है और वो 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, 5% से ज्यादा नहीं है कैश में पैसा जो ग्रॉस रिसिप्ट का आएगा, तो उस सिचुएशन में इस 50 लाख की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? टर्नओवर 75 लाख। अब देखो फाइनली इस बात को ऐसे समझो, मेरे को एक बात बताओ, क्या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को भी ऑडिट करानी पड़ सकती है क्या? 44 ए भी ध्यान है, टैक्स ऑडिट वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को ऑडिट कब करानी पड़ेगी? जब उनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट ग्रॉस 50 लाख से ज्यादा हो। 50 लाख से ज्यादा हो तो ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन 50 लाख से ज्यादा ना हो तब तक वो 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। फिर उनके ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर पर उनको 50% नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? जिस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा न हो वो 44 ADA ऑप्ट कर सकता है। बोलो। लेकिन अगर वो अपने ग्रॉस रिसिप्ट्स का पैसा कैश में 5% से ज्यादा नहीं लेता है तो फिर इस 50 लाख की जगह 75 लाख सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल 50 लाख ही है, वो 75 बढ़ेगा तभी जब टर्नओवर का पैसा कैश में 5% से ज्यादा न मिले। ठीक है। तो जो बड़ा है 44 AD में 2 करोड़ का 3 करोड़ और 44 ADA के अंदर 50 लाख का 75 लाख, वो कंडीशनल है। वो पैसा आपको अगर कैश में 5% से ज़्यादा न मिले, कैश रिसिप्ट को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है कि 5% से ज़्यादा कस्टमर से मत लो। इसका मतलब आप मैक्सिमम कस्टमर से पेमेंट कैसे लो? अकाउंट पे चेक से, DD से, डिजिटल पेमेंट से, ऐसे एक्सेप्ट करो। तो गवर्नमेंट फिर बड़ी हुई टर्नओवर लिमिट का फायदा देगी। 44 AD में 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ और 44 ADA में 50 लाख के बजाय 75 लाख। बात समझे? चलिए अब ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो काफी सारे टीचर्स ऐसे भी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सुपर 30 क्वेश्चंस जिसमें क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके बड़े क्वेश्चन शुरू हुए मिक्स वाले 20 तक, 10 तो ये हो गए। ठीक है। कुछ चैप्टर से मैं और क्वेश्चन डाल के आपको बता दूंगा कि ऐसे मेरे सुपर 30 क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है। उसका एक मैं एक्सेल की शीट बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिसके आपको पता रहे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और हाथ से हमें लिख कर करने चाहिए ताकि प्रैक्टिस बने एग्ज़ाम में। नहीं तो क्या है, आता सब है, फिर एंड मोमेंट पर उस पॉइंट का इफेक्ट देना भूल जाते हैं, या प्रैक्टिस नहीं होती है तो स्लो राइटिंग हो जाती है। स्लो राइटिंग की वजह से आने के बावजूद पेपर छूट जाता है। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको आपको हाथ से लिख कर करना चाहिए, बगैर देखे करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले नहीं पढ़ाई गई हो, आपको करना है। ये जो 11 से 20 तक जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं,
ये 12 नंबर का आता है, कभी कभी 16 नंबर का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है अधिकतर, सारे चैप्टर्स की उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट। ये देखो पूर्वी का आ गया, ये भी सीए हैं। 55 साल की नहीं होती तो अपन अपने पूर्व मेहता से शादी करा देते। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट।